यूरिन पास करते समय उसमें बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। अगर आप पानी कम लेते हैं और ज़्यादा देर के लिए आपने यूरिन पास करने के बाद सपोज 12 आवर्स के लिए कोई पानी नहीं लिया, डिहाइड्रेशन हो गई, आपको लूज मोशंस हो गए, उसके बाद जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन की जो एसिडिटी है थोड़ी बढ़ जाती है। जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपने घर में ही वॉशरूम यूज़ करेंगी तो पूरे पूरे दिन यूरिन होल्ड करके रखे रहती हैं। तो इतने देर तक यूरिन होल्ड करके रखना, क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? आप ज़्यादा देर के लिए यूरिन होल्ड करेंगे तो कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन पास ही होना बंद हो जाता है। तो अगर यूरिन का फ्लो कम हो जाए तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? उनको अगर आपको लगता है कि फ्लो कम हो गया है तो ये एक प्रोस्टेट की तरफ हमें इशारा करता है कि उनका प्रोस्टेट जो है नॉर्मली मेल्स में होता है, एनलार्ज हो गया है, जिसकी वजह से रुकावट हो रही है। यूरिन पास करने के समय में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये किस बात का इशारा है? स्टोन उनके यूरेटर में फंसा हुआ था, ब्लैडर के आसपास, यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पे फंसा हुआ था। वो कई बार बहुत सीवियर इरिटेशन करता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा यूरिन रुक गया है, यूरिन आ नहीं रहा है, दर्द हो रही है। दूसरा, फीमेल्स में सीवियर यूटीआई के केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है यूरिन पास करते हैं। तो यूरिन का एग्जैक्ट सही कलर क्या हो? लाइट येलो, यू कैन से दैट, बट क्लियर यूरिन इज द बेस्ट यूरिन। दैट मीन्स कि आप ठीक से हाइड्रेटेड हैं। हल्का लाइट येलो इज फाइन। अदरवाइज अगर परसिस्टेंटली आपको येलो यूरिन आ रहा है तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाने चाहिए। स्मेल से हम कैसे समझे कि हमारा यूरिन हेल्थ कैसा है, सही है या नहीं है? ज़्यादा कई बार फ्रूटी स्मेल आती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शुगर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। पंजेंट सी स्मेल आती है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हाई प्रोटीन इंटेक से कई बार पंजेंट स्मेल आती है। खाने की चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से यूरिन में दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। हाई सॉल्ट इंटेक, काजू, ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे, बियर में भी ऑक्सलेट कंटेंट, लोगों को लगता है बियर से स्टोन निकल जाता है, बियर में भी ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होता है। स्पाइसी फूड, कैफीन कंटेनिंग फूड, ये सब फूड कई बार ब्लैडर की जो वॉल होती है उसको इरिटेट करते हैं। परेश रावल कि अजय देवगन के जो पापा थे उन्होंने उनको रेकमेंड किया था कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए अपना ही यूरिन पिए। कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है यूरिन में जादुई चीज़, कि अपना यूरिन पिएंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? मैम मेडिकली मैं नहीं जानता ये चीज़। हम लोग रिकमेंड नहीं करते अपना यूरिन पीने का। और कई हमें, जैसे मेरे फादर्स वगैरह कहते थे, कोई मिनिस्टर भी पहले थे जो अपना यूरिन खुद पीते थे और वो दे से दैट कि हम हेल्दी रहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यूरिन के अंदर भी, सोडियम, पोटेशियम, एवरीथिंग जो हमारी बॉडी से फिल्टर होकर निकल रहा है, आप वापस से रीइंस्टेट कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा या नुकसान मेरे हिसाब से नहीं है। क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है, या फिर यूरिन पास करते समय बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन वाली फीलिंग आती है? इसके साथ ही कई बार यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, और इतना ही नहीं, कई बार यूरिन पास होना ही बंद हो जाता है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या लाइफ टाइम में कभी ना कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, तो हो सकता है ये किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण हो। इंडिया में मोस्टली जो यूरिन प्रॉब्लम्स है वो आजकल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, प्रोस्टेट, इन सब की वजह से इवन यूटीआई भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से यूरिन में होने वाले जो सिम्टम्स है वो ज्यादा जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप भी यूरिनरी प्रॉब्लम से परेशान हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, और इस तरह की दिक्कत हो रही है तो ये किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, इसका सही समय पर इलाज कराना कितना जरूरी है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब बातों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि राज वोहरा, जो कि कंसल्टेंट है यूरोलॉजिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके श्रोताओं को थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि इसके बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। उनको लगता है कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम है, छोटी मोटी है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार इस तरह की प्रॉब्लम ही आगे चल करके एक गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाती है, जो बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। तो हम आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक यूरिनरी इश्यूज़ के बारे में हर छोटी डिटेल पहुंचाने समझाने की कोशिश करेंगे। आप यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके हिसाब से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करते हैं कि सबसे पहले यही बताइए कि
यूरिन हेल्थ को मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर नहीं किया गया तो इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एक्चुअली अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आपको यूरिन पास करने की अर्ज होती है और आपको वॉशरूम ना मिले, तो ही आप उसकी अर्जेंसी समझ सकते हैं, आप वो प्रॉब्लम सोच सकते हैं कि माइंड पे कितना प्रेशर आ जाता है। एंड इट इज़ कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है हमें ट्रैवल करना, हम जो एंजॉय कर रहे होते हैं वो एंजॉयमेंट सारी खत्म हो जाती है। सो अगर हम अपने यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करेंगे तो चांसेस हैं कि वो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत गंभीर रूप से इफेक्ट करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने यूरिनरी हेल्थ को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। शर्माने से काम नहीं चलेगा। चीज़ें बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, मेडिकेशन अवेलेबल है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, जिससे कि आपकी ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। हमारे पास ना डॉक्टर कुछ लिस्ट ऑफ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो यूरिन से रिलेटेड हैं। आप प्लीज बताइएगा कि ये दिक्कत क्यों होती है, और हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज ये भी बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है, कई बार लोगों को यूरिन पास करते समय उसमें बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती है कि यूरिन पास करने जा रहे हैं तो वहां का जो एरिया है बहुत ज्यादा जल रहा है। तो ये दिक्कत क्यों हो जाती है और इसका सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली यूरिनरी के जलन अगर हम बेसिक चीज़ों से कहें, अगर आप पानी कम लेते हैं और ज़्यादा देर के लिए आपने यूरिन पास करने के बाद सपोज 12 आवर्स के लिए कोई पानी नहीं लिया, डिहाइड्रेशन हो गई, आपको लूज मोशंस हो गए, उसके बाद जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन की जो एसिडिटी है थोड़ी बढ़ जाती है, उससे आपको इरिटेशन ज़्यादा होती है। दूसरा कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा गया है। यूटीआई फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा देखा गया है, मेल्स में रिलेटिवली कम है, बट यूटीआई के साथ भी बहुत सीवियर बर्निंग एसोसिएटेड होती है। आगे चल के आप ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन हो, यूरेथ्रा के अंदर कोई स्टोन हो, यूरेथ्रा के अंदर कोई स्टोन हो, ओल्ड एज मेल्स में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से या कभी कभी ब्लैडर ट्यूमर की वजह से भी जलन हो सकती है। ये सारे दिक्कतों की वजह से भी हो सकती है। एग्जैक्टली तो ये कितने दिनों तक प्रॉब्लम रहे तो हमें समझना चाहिए कि कोई बीमारी है, या फिर ऐसी नॉर्मल है डिहाइड्रेशन की वजह वंस इन अ वाइल अगर आपको बर्निंग हुई है और आपने लिक्विड इनटेक अपना बढ़ाया है तो और ठीक हो गई है तो यू कैन बी लिटिल फाइन विद इट। हाँ। बट हाँ, अगर वो चीज़ आपको फ्रीक्वेंटली डेली हो रही है, बार बार हो रही है, हर टॉयलेट करने के टाइम पे हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे अगर किसी को कभी कभी यूरिन में जलन की जो प्रॉब्लम है वो फील हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए या उसका इलाज क्या है? यूजुअली इसमें कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूरिन रूटीन माइक्रो करवाते हैं। कल हमें लगता है कोई इन्फेक्शन है तो यूरिन कल्चर करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। इन बेसिक टेस्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई डिहाइड्रेटेड है, लंबे समय तक उन्होंने पानी नहीं पिया है और यूरिन में उनके जलन महसूस हो रही है, तो क्या पानी पीने से अगर वो दिक्कत ठीक हो जा रही है तो उन्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए? एक्चुअली एक आदमी को ना अपने आप को पानी से बहुत लोड नहीं करना चाहिए। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। और एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो टॉयलेट करने की है 24 घंटे में, वो 6 से 8 बार की है। करीब 200 से 250 ml यूरिन एक बार में निकलता है। अगर आपको ऐसा पास हो रहा है और उसके बावजूद भी जलन है तो यू नीड टू सी, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़, कई बार आप पानी नहीं पीते हैं तो आप अपना थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ाइए, फिर देखिए जलन उसके बाद भी रह रही है या नहीं। अगर यू फील सिम्टम तो आपको मिलना चाहिए डॉक्टर से। आपने कहा कि दिन भर में 6 से 8 बार अगर कोई यूरिन पास करने जा रहा है तो दैट इज नॉर्मल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इससे कम टाइम जाते हैं, जैसे दिन में सिर्फ 2-3 बार ही जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बार जाते हैं बाथरूम के, हर बार पानी पिया तो हर बार जाने की अर्ज हो रही है। तो ये 2 तरह के लोग अलग अलग के जो होते हैं, इनके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, और इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है इसको भी एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली क्या होता है कि हम सोचते ऐसा है कि हम 2 बार जा रहे हैं, हम सोचते ऐसा है हम 20 बार जा रहे हैं। कई बार हम वाटर इनटेक अपना इतना बढ़ा लेते हैं, अब बॉडी के अंदर एक वॉल्यूम तो एक डिसेंट 5 लीटर्स के आसपास ही रहेगा। आप अगर एक्सेस लिक्विड लेंगे तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। एक सिंपल सा घर का मेथड है, हम ब्लैडर डायरी कहते हैं उसको। हम पेशेंट को कहते हैं आप लिक्विड इनटेक कितना ले रहे हैं उसका मेजरमेंट कर लीजिए 48 टू 72 आवर्स के लिए, और यूरिन कितनी बार जा रहे हैं उसका वॉल्यूम मेजर कर लीजिए। तो उससे फॉर 48 टू 72 आवर्स, यूजुअली 2 डेज हम कहते हैं।
वर्किंग डे के लिए, वर्किंग पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है, बट आपका जिस दिन ऑफ है आप उस दिन ये चीज कर सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट का वाटर इनटेक कितना है, और वो खुद ही समझ जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और खुद समझ जाता है कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी ही है, शायद मेरे को साइकोलॉजिकली लग रहा है मैं बार बार जा रहा हूँ। ये हो सकती है प्रॉब्लम। जैसे ठंड आती है तो कुछ लोगों को ज्यादा वैसे हो जाती है कि ठंड लग रही है तो यूरिन पास करने की अर्ज थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ऐसा भी है क्या कि जिन लोगों को बार बार यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, एक तो चलो समझ में आ गया कि सीजनल चेंज है तो हो सकता है इस वजह से, लेकिन पानी भी उतना नहीं पी रहे हैं, उसके बावजूद भी बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, तो यूजुअली ठंड में लिक्विड इनटेक कम हो जाता है, और आप ये कह सकते हैं कि यूरिन का आउटपुट, टोटल आउटपुट भी कई बार कम हो जाता है, दैट लीड्स टू इन्फेक्शन। अच्छा। तो आपको अगर ये चीज़ हो रही है बार बार, तो आपको एक बार फिजिशियन से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ठंड के टाइम पे हमारा जो डाइटरी इनटेक है, हाई सॉल्ट, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारे आप नोट करेंगे थोड़ा सा शूट करते हैं ठंड के टाइम में, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे कई बार ये होता है कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा आने लग जाता है। तो अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, खास करके उनको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करेंगे, वो उतना ज़्यादा वहाँ जाना मोस्टली अवॉइड करती हैं, तो इस वजह से वो यूरिन होल्ड करके रखे रहती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कियों को देखा है, कुछ हमारे कलीग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपने घर में ही वॉशरूम यूज करेंगी, तो पूरे पूरे दिन यूरिन होल्ड करके रखे रहती हैं। तो इतने देर तक यूरिन होल्ड करके रखना, क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है? आप ज़्यादा देर के लिए यूरिन होल्ड करेंगे तो कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि यूरिन पास ही होना बंद हो जाता है। बंद ही हो जाएगा? एग्जैक्टली। ब्लैडर का एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से अगर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो देर आर चांसेस कि आप जब नेक्स्ट टाइम टॉयलेट करने जाएंगे आप पूरी तरह अपने ब्लैडर को खाली ना कर पाएँ। आप पेट से जोर लगाएंगे यूरिन पास करने के लिए, और मे बी आपको ब्लीडिंग तक भी हो सकती है। सो बहुत एक्सेसिव यूरिन होल्ड करना रिकमेंडेड नहीं है। आपको फर्स्ट अर्ज मैक्सिमम थर्ड अर्ज तक यूरिन पास कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा होल्ड करना हम लोग एडवाइस नहीं करते। मैंने जैसे लेडीज की बात की कि मोस्टली फीमेल्स ऐसा करती हैं, तो उनके ऐसा करने के पीछे जो कारण रहता है वो टॉयलेट रहता है, कि टॉयलेट साफ नहीं है या पब्लिक टॉयलेट है तो उससे हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो जाएगा या यूटीआई हो जाएगा। तो इसके लिए ना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप टॉयलेट यूज करने जा रहे हैं तो स्प्रे है, आप टॉयलेट सीट पर स्प्रे मार लीजिए, या फिर इस तरह के जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेची जा रही हैं। तो आप एडवाइस करते हैं कि टॉयलेट सीट को यूज करने से पहले स्प्रे वगैरह अगर लगा दें तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं? आई थिंक हमारे इंडियन टॉयलेट्स में पानी की कभी कमी नहीं होती है। हाँ। तो आप उसको पानी से वॉश करके भी, एक सिंपल टिश्यू से क्लीन करके भी यूज कर सकते हैं। That is It is, अगर ग्रॉसली इन्फेक्टेड आपको लग रहा है, ग्रॉसली गंदी जगह है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको उससे यूटीआई हो जाए, बट एज सच कि हर टॉयलेट में ऐसा करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं लगती। क्योंकि जितने टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, तो आपने जैसे कहा पानी की कमी नहीं होती, तो आजकल जैसे टॉयलेट पेपर भी बहुत ज्यादा रखे रहते हैं वहां पर। बिल्कुल। तो टॉयलेट पेपर का जो होता है कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जब भी यूरिन पास किया तो टॉयलेट पेपर से उस एरिया को क्लीन कर लिया, या उन्हें वेट नहीं पसंद है तो बार बार ड्राई कर लिया। तो ज्यादा ड्राई करने की वजह से उस एरिया को भी दिक्कत हो सकती है। यूरिनरी एरिया में आप अगर बार बार टिश्यू लगाएंगे, उस एरिया को वाइप करेंगे, तो अंदर म्यूकोजा बहुत सॉफ्ट होती है बेसिकली। उसको अगर आपने हल्का जोर से इरोड करा तो वहाँ पे छिल सकता है एरिया। उस एरिया के जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे उनकी इन्फेस्टेशन किसी अलग बैक्टीरिया से हो सकती है। ऐसा रिकमेंड नहीं करेंगे। आप सिंपल डैब कर सकते हैं उस एरिया को, बट यू शुड नॉट रब इट ऑफ। ओके, ठीक है। एक और आई थिंक आई डोंट नो लोगों को ज्यादा इसके बारे में आइडिया होगा या नहीं होगा, जैसे इंडियन टॉयलेट है और जो हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है, तो इंडियन टॉयलेट उस हिसाब से बना होता है कि आप जब भी यूरिन पास करने जाते हैं वो चीजें वैसे ही चली जाती हैं। वेस्टर्न टॉयलेट में पानी ऑलरेडी वहां जमा होता है नीचे। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं तो दैट इज फिजिक्स, तो वो पानी के कुछ छींटे वापस आ जाते हैं आपके बॉडी पर ही। तो क्या उससे जो है इन्फेक्शन हो सकता है? रिमोट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटर वे है फ्लश इट अप फर्स्ट देन डू इट। ओके, परफेक्ट। हमने जैसे ये जो बात की, इसमें कुछ और दिक्कतें होती हैं जो कई बार लोगों के साथ होती हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के साथ आई थिंक ज्यादा होती होगी, फ्लो की, कि यूरिन का जो फ्लो है वो कई बार कम हो जाता है, तो इस वजह से उनको परेशानी होती है।
औरतों के साथ भी ये चीज होती है। तो अगर यूरिन का फ्लो कम हो जाए तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है और इसको कैसे ठीक करें? यूजुअली ये ना एक एज ग्रुप में मैं डिवाइड करके आपको बताना चाहूँगा। एक यंगस्टर है, हमारे पास कई बार आता है, फ्लो कम हो गया है, वो मोर ऑफ अ एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज के साथ आता है। एंड जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं अबव 50-60 ईयर्स ऑफ एज, उनको अगर आपको लगता है कि फ्लो कम हो गया है तो ये एक प्रोस्टेट की तरफ हमें इशारा करता है कि उनका प्रोस्टेट जो है नॉर्मली मेल्स में होता है, एनलार्ज हो गया है, जिसकी वजह से रुकावट हो रही है। तो ये भी सिंपल टेस्ट से हम, एक फ्लो टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये फ्लो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कई बार पेशेंट को खुद ही लगता है कि मेरा फ्लो कम है, बट हम टेस्ट करते हैं तो फ्लो नियरली नॉर्मल आता है उनका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल होता है, सब चीज़ें नॉर्मल होती है। तो उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है एंड दे डू वेल विद काउंसलिंग। तो अगर ये दिक्कत कितने समय तक रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है? यूजुअली ये स्लोली डेवलप होती है ओल्ड एज में। आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज स्लोली एंड स्टेडीली आप यूरिन थोड़ा एक्सेस टाइम के लिए होल्ड कर लेंगे तो आपका फ्लो, जैसे रात को सो के उठे सुबह मॉर्निंग में तो आपका फ्लो थोड़ा कम हुआ, तो वो ओवर द डे परसिस्ट करने लग जाता है जब, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए उसके बाद जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तब भी स्ट्रीम बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये भी प्रॉब्लम है? कई बार ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हम लोग, कई बार ब्लैडर हमारा थोड़ा फुल होता है, आप एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा ट्रॉमेटिक होता है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, मेल्स के रिलेटिवली कम होता है। तो उसके बाद ये चांसेस कई बार बन सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत यूरेथ्रा जो है वो हमारे सीमेन से लाइंड अप होता है, थोड़ी बहुत बर्निंग उसके इमीडिएटली आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी पॉसिबल है। फीमेल्स के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर वो यूरिन पास कर लें तो उनका चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो अगर वो ये प्रैक्टिस करती हैं, जिनको कई बार आप देखेंगे फीमेल्स को, जिनको यंग फीमेल्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इवन शादी के बाद आप आएंगे, फीमेल्स आएंगी, बहुत यूटीआई, सीवियर यूटीआई हो गया है, इन दैट केसेस दिस प्रैक्टिस इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। यूरिन में अगर यूरिन पास करने के समय में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये किस बात का इशारा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए भी दो इंसिडेंट्स हैं। अभी मैं तो इमीडिएटली कल रात की बात बता रहा हूँ। ओवरनाइट मेरे को कॉल्स आते रहे, यंग फीमेल बार बार उसको यूरिन की अर्ज हो रही है। आई थिंक शी वाज इन बेंगलोर, तो वहाँ इवेल्युएट वगैरह हुआ तो शी गॉट अ सीटी स्कैन। छोटा सा स्टोन उनके यूरेटर में फंसा हुआ था, ब्लैडर के आसपास, यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन में फंसा हुआ था। वो कई बार बहुत सीवियर इरिटेशन करता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा यूरिन रुक गया है, यूरिन आ नहीं रहा है, दर्द हो रही है। दूसरा, फीमेल्स में सीवियर यूटीआई के केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है यूरिन पास करते हुए। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड है। और अगर लड़कों में ये दिक्कत हो रही है तो? लड़कों के लिए भी यूटीआई इज अ कॉमनेस्ट थिंग। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, आपको लग रहा है कि बहुत सीवियर जलन हुई है, हल्की चिल्स भी आ रहे हैं, तो आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। आपने जैसे कहा कि औरतों में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मर्दों के कंपैरिजन में, क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली औरतों का जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो रिलेटिवली छोटा होता है मेल्स से। मेल्स में अराउंड 16 to 20 सेंटीमीटर के आसपास का यूरेथ्रा है, फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर। वजाइना इटसेल्फ इज अ एरिया जहाँ पे थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है, बट साथ में हमारा एनस जहाँ से स्टूल पास करते हैं वो एरिया भी पास होता है। यूजिंग आप इनसे रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन यूरेथ्रा में जाने के चांसेस फीमेल्स में बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स इटसेल्फ is one of the reason sometimes for UTI. So ये सब reasons हैं फीमेल्स में। फिर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं जिनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, हार्मोन कम हो जाते हैं, उनका एरिया वो ड्राई हो जाता है। वो ड्राई एरिया बाकी खराब बैक्टीरिया जो होते हैं उनको पनपने में हेल्प करता है, उससे यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जैसे ड्राई होने की बात की, तो कुछ लोगों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई रहता है, तो इस वजह से भी उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है या वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिसकी वजह से उनको यूरिन में इश्यूज आते हैं। तो बहुत ज्यादा ड्राई रहना, क्या ये भी एक परेशानी हो सकती है और इसको कैसे हम सही करें? अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई रह रहे हैं और आप यंग फीमेल हैं तो आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इतना ड्राई रहना ठीक नहीं है। देयर मे बी सम हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ दैट। पोस्ट मेनोपॉजल में हम देखते हैं कि हार्मोन बंद ही हो जाते हैं उन्हें, उसकी वजह से ड्राइनेस होती है। तो हम लोकल उनको एस्ट्रोजन क्रीम्स कई बार लगाने को कहते हैं, उससे दे वर्क वेल।
ओके, तो ये और अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट रह रहा है तो? बहुत ज़्यादा वेट रह रहा है, दैट मे बी अ रीज़न फॉर समटाइम्स इन्फेक्शन ऑल्सो। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज वहैना से आ सकता है, बट अगर कुछ एबनॉर्मल आता है, आपको लग रहा है वाइटेज डिस्चार्ज है, बर्निंग के साथ डिस्चार्ज है, तो देन यू नीड टू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके। डॉक्टर, एक और दिक्कत होती है, जैसे यूरिन पास करने जब जाते हैं ना, तो वो जो यूरिन है वो फोमी हो जाता है, झाग बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या, मतलब क्यों हो रहा है ऐसी ये चीज। तो ये कब एक जो है रेड फ्लैग हो सकता है कि यूरिन पास करते समय झाग आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में चांस है कि यूरिन से झाग निकले, बट एज सच कोई तथ्य नहीं है कि यूरिन में झाग बनने का कोई तरीका है। बैक्टीरिया है, बेसिकली बैक्टीरिया अगर कई बार गैस प्रोड्यूस करते हैं, उन केसेस में थोड़ी बहुत झाग बन सकती है। सेकेंडली, ये एक बहुत ग्रेव साइन हो सकता है, कई बार देयर इज अ कम्युनिकेशन हमारा जो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में बन जाता है, बट वो बहुत ही लेट स्टेज, बहुत ही डिबिलिटेटेड पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, उनमें ये चीज देखी गई है। नॉर्मली नॉर्मल पेशेंट्स में झाग की प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर फिर भी एक सिंपल यूरिन रूटीन टेस्ट करा लें, उसमें अगर कुछ प्रोटीन एक्सेस है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बैक्टीरिया एक्सेस है, तो वो इजीली ट्रीट की जा सकती है। अच्छा, औरतों के लिए तो ये चीज है कि वो बैठ करके ही यूरिन पास करेंगे, लड़कों के लिए होता है कि उनके लिए स्टैंडिंग पोजीशंस वाले वैसे चीजें बनी होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बैठकर यूरिन पास करना ज्यादा सही होता है देन खड़े होकर के। आप प्लीज बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कौन सा पोजीशन सही है यूरिन पास करने के लिए, खड़े होकर या बैठकर? एक्चुअली ये ना एक कॉन्फ्रंट्रेशन शुरू हो जाएगा। हिंदी टॉयलेट, जो हमारे देसी टॉयलेट होते थे, वो अच्छे थे क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर को एक एंगल पे डाल देते थे, जिससे स्टूल भी इजीली पास होता था, यूरिन भी इजीली पास होता था। उसकी वजह से हमारे नीज खराब होने शुरू हुए, तो हमने वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ शिफ्ट करा। बैठ के टॉयलेट करना बेटर माना जाता है, रीजन बीइंग हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं उस टाइम पे। तो हमारा जो स्फिंक्टर होता है, वॉल्व होता है जो बेसिकली यूरिन रोकने, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो बेटरली यूरिन पास कर जाता है। बट मेल्स शुरू से अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, वो खड़े होकर यूरिन पास करते हैं, वो कंफर्टेबल रहते हैं। बट बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स अगर हैं, मेल पेशेंट है, उनको खड़े होकर यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, तो बैठ के पास करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। रात में कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि दिन भर ठीक रहते हैं वो, बट जैसे ही रात होती है, शाम होती है, तो उनके यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि वो बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। तो ये दिक्कत क्यों होती है कि रात में ये प्रॉब्लम बढ़ जा रही है बार बार? दो तीन चीज़ें इससे लिंक्ड हैं। एक तो रात को अगर आप चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल हमारे देश में रात को मोस्ट ऑफ द टाइम ली जाती है, सॉल्टी फूड, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट अब आजकल स्किप करने लग गए हैं, रात की मील्स बढ़ाने लग गए हैं, तो उन सब कारणों से, और लेट नाइट तक जागना, एंग्जाइटी, पूरे दिन का स्ट्रेस आउट, हर चीज रात को ही सेटल आउट होती है। तो धीरे धीरे एक तो यूरिन आउटपुट कई बार बढ़ सकता है, उसकी वजह से आप बार बार जा सकते हैं। दूसरा, लिक्विड इंटेक आप ले रहे हैं। तीसरा, अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कैफीन इन एनी फॉर्म अगर आप ले रहे हैं इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में, उससे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मोर ऑफ, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, ब्लैडर डायरी आप बनाइए। अगर आप ब्लैडर डायरी बना के देख रहे हैं, देन इट्स फाइन। कई बार क्या होता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो हमें हल्की अर्ज रहती है, हम बार बार यूरिन के लिए, वॉशरूम के लिए बार बार जाते हैं। कईयों को मैंने देखा है, कई आई थिंक यंग फीमेल्स को भी मैंने देखा है कि नींद नहीं आ रही है, तो हर आधे घंटे बाद वॉशरूम जाना, वॉशरूम आए या ना आए, बट दे यूज्ड टू गो। वॉशरूम में कई बार ना, जैसे यूरिन पास करते समय ड्रॉप्स की भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे फ्लो नॉर्मल आ रहा है वैसे नहीं आ रहा है, ड्रॉप 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 करके आ रहा है और वो बहुत देर तक आ ही जा रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसा, और दिक्कत क्या ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है? इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है ये। दूसरा, कई बार अगर आपका ब्लैडर प्रॉपरली फुल नहीं है, सपोज हमें 150 ml यूरिन पास करने के लिए मिनिमम एक अच्छे फ्लो के लिए चाहिए, और आपके ब्लैडर के अंदर हार्डली 30 ml यूरिन है, जो आपको थोड़ा इरिटेट कर रहा है, आपने जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन करते हैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत यूरिन और निकल जाए, तो इन दैट केस ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ सकता है या कम फ्लो के साथ आ सकता है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज है। पर ये चीज परसिस्ट करती है, तो दैट इज नॉट, यू नीड टू इवैल्यूएट इट फॉर दैट, आपको चेक कराना पड़ेगा। और यूरिन में ब्लड आना कम नॉर्मल नहीं है? आइडली यूरिन में ब्लड नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कभी भी नॉर्मल नहीं है, कभी भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको आंख से ब्लड दिख रहा है यूरिन में, तो वो नॉर्मल नहीं है, उसके लिए आपको चेक करवाना चाहिए। सिंपल यूटीआई से लेके वर्स्ट कैंसर तक एनीथिंग कैन हैपन इन द केस अगर आपको यूरिन से ब्लड आ रहा है।
और अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो जैसे नॉर्मल आई थिंक पेल येलो बोलते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है और कुछ लोगों का एकदम एक्सेसिव येलो हो जाता है, तो यूरिन का एग्जैक्ट सही कलर क्या हो? लाइट येलो यू कैन से दैट, बट क्लियर यूरिन इज द बेस्ट यूरिन। दैट मीन्स कि आप ठीक से हाइड्रेटेड हैं। ठीक है। हल्का लाइट येलो इज फाइन, बट हाँ अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है, कई बार हम बी कासूल कैप्सूल्स वगैरह ये सब लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, तो उससे कभी कभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर परसिस्टेंटली आपको येलो यूरिन आ रहा है तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाने चाहिए। और यूरिन के स्मेल से हम कैसे समझे कि हमारा यूरिन हेल्थ कैसा है, सही है या नहीं है? किसी किसी की यूरिन से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है और किसी किसी का नॉर्मल ही रहता है, तो स्मेल कैसे समझे हम? क्या बताता है यूरिन के बारे में? कुछ स्मेल ऐसी हैं जो हमें डायरेक्ट कुछ डिजीज के बारे में बताती है, अनकंट्रोल डायबिटीज के बारे में बताती है, बट कई बार ये होता है कि हम प्रोलॉन्ग जब यूरिन को होल्ड कर लेते हैं तो थोड़ा यूरिन की स्मेल बढ़ जाती है, अंदर अमोनिया बन डेवलप होता है, थोड़ा बहुत स्मेल बढ़ सकती है, तो उससे घबराए नहीं। अगर आपको ओवर द डे थ्रू आउट ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर आप जा रहे हैं, हर बार यूरिन में स्मेल ज्यादा आ रही है, दैट नीड्स टू बी सीन फॉर। ओके, तो थोड़ा सा आप हमें स्मेल को बताइए कि फाउल स्मेल आए या किस तरह की स्मेल आए तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कई बार फ्रूटी स्मेल आती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शुगर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। पंजेंट सी स्मेल आती है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हाई प्रोटीन इंटेक से कई बार पंजेंट स्मेल आती है। ये दो बेसिक हैं, बाकी तो हम टेस्ट से पता लगाते हैं, इतना हमारे सेंसेस से नहीं पता लग पाता कि क्या चीज़ है क्या नहीं, वो टेस्ट से हम आगे बता पाएंगे। टेस्ट आपने जब कहा तो जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं लोग या नॉर्मल भी जाते हैं चेकअप के लिए, तो यूरिन का जो टेस्ट है वो लिया जाता है, यूरिन हम देते हैं, तो उस टेस्ट में हम क्या देखें कि समझ जाना चाहिए कि हाँ यूरिन में कुछ दिक्कत है, और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हम करा सकते हैं अपनी यूरिन हेल्थ को समझने और पहचानने के लिए? सबसे बेसिक टेस्ट यूरिन रूटीन माइक्रो है। बेसिकली रूटीन में हम लोग यूरिन की पीएच एक चेक करते हैं, दूसरा अंदर उसमें प्रोटीन गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं वो चीज़ चेक करते हैं, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं, बिलीरुबिन की मात्रा है कि नहीं है वो चीज़ चेक की जाती है। ये हमारे रूटीन में है। माइक्रोस्कोपी में कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है, इन्फेक्शन कितना है, कुछ और पदार्थ तो नहीं गिर रहा है, कोई क्रिस्टल्स तो नहीं गिर रहे उसके अंदर, ये सब चीज़ें चेक की जा सकती हैं। ये हो गया यूरिन रूटीन माइक्रो। फिर दूसरा एक अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं किडनी यूरेटर ब्लैडर के लिए, ये चेक करने के लिए कोई स्टोन तो नहीं है किडनी में, कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ब्लैडर के अंदर प्रॉपरली ब्लैडर खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूरोलॉजिस्ट का फेवरेट टेस्ट यूरोफ्लोमेट्री है, हम ईसीजी कहता हूँ मैं यूरोलॉजिस्ट की। अच्छा, तो हमें यूरिन का फ्लो पता लगता है पेशेंट का, प्रॉपरली यूरिन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रुक रुक के यूरिन तो नहीं आ रहा उसको, स्पीड कितनी है, कितने टाइम में वो यूरिन पास कर पा रहा है, ये सब तो बेसिक टेस्ट हैं। ओके, ये सारे जो टेस्ट हैं ये मतलब आप लोग करते हैं, बट बेसिक अगर किसी को कराना हो कि साल में चलो एक बार करा लिया चेक करने के लिए, तो फिर वो कौन सा टेस्ट होगा? किडनी फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ज़रूरी है, वो आपको कराना चाहिए। यूरिन रूटीन माइक्रो मैंने आपको बताया वो एक आपको कराना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड आप होल एब्डोमेन ले लीजिए, उसमें किडनी यूरेटर ब्लैडर खुद पर खुद आ जाता है, वो आपको कराना चाहिए। बाकी ब्लड प्रेशर चेक, शुगर चेक, जो बाकी लिपिड प्रोफाइल चेक, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब भी ज़रूरी हैं। डायरेक्टली लिंक नहीं है बट इनडायरेक्ट इन सब का भी किडनी हेल्थ से लिंक है। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे परसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म आप ध्यान नहीं देंगे तो किडनीज भी खराब होने का डर रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर कुछ ऐसे खाने की चीजें भी हैं जिसकी वजह से यूरिन में दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है, सो दैट हम जान समझ ले तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर ले या अवॉइड करे खाना? सबसे पहले इवनिंग टाइम में एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ हाई सॉल्ट इंटेक आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई सॉल्ट इंटेक हमारी ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं है, स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है किडनी के अंदर और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए किडनी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगी। तीसरी चीज़ है हाई ऑक्सलेट कंटेंट फूड्स, काजू, ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे, बियर में भी ऑक्सलेट कंटेंट, लोगों को लगता है बियर से स्टोन निकल जाता है, बियर में भी ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी अगर आप उसका सेवन करते हैं उससे भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी फूड, कैफीन कंटेनिंग फूड, ये सब फूड कई बार ब्लैडर की जो वॉल होती है उसको इरिटेट करते हैं, ये ओवर एक्टिविटी का रीज़न हो सकते हैं।
तो आपने जैसे कहा कि हमें जो पूरे दिन पानी का इंटेक है वो कितना, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लीटर रखें हम? बेसिकली इनटेक नहीं है, हर एक का काम अलग है, कोई धूप में काम कर रहा है तो कोई एसी में बैठ के अच्छा, काम हाँ। कर रहा है। हम आउटपुट पे जाते हैं, 2 से 2.5 लीटर अगर आपको आउटपुट आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। ठीक है। स्टोन्स के पेशेंट के लिए भी, नॉर्मल पेशेंट के लिए भी, अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट इज फाइन। तो इसमें सिर्फ पानी ही एडेड होगा या जो भी हम दिन भर में फ्लूइड ले रहे हैं, चाय, कॉफी, कोई भी ड्रिंक वगैरह, वो सब इंक्लूड होगा? यूजुअली हम सभी को इंक्लूड करना चाहिए, बट वो बहुत मुश्किल है, आप एक एक चीज को ऐसे मेजर नहीं कर नहीं कर सकते, तो सकते हैं। वाटर इनटेक को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। और जो लोग ज्यादातर चाय कॉफी का सेवन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत पीते हैं, क्या उनमें फिर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर उनको ज्यादा यूरिन पास करने की अर्ज होती है? बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक के अंदर खुद ही कैफीन है, एक्चुअली कैफीन ब्लैडर इरिटेंट है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। चाय कॉफी दोनों में कैफीन कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है। बार बार चाय पीने से ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं। कॉफी के लिए कहा जाता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, स्पेशली ब्लैक कॉफी, लेकिन ब्लैक कॉफी पीने के बाद कुछ लोगों को ज्यादा यूरिन पास करने की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, तो फिर हम इसको कैसे वो करें अपनी लाइफस्टाइल में सही? हम इनको ना डाईयूरेटिक की तरह लेबल करते हैं चाय और कॉफी को। डाईयूरेटिक मतलब जो हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। ठीक है। बेसिकली आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं और सेवन सपोज आप एवरी 2 आवर्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा निकल जाएगा उसमें से। आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं पानी से कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको फिर देखना पड़ेगा। और पानी अगर आप ज्यादा पिएंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ज्यादा आएगी। जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये सारी जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये कई बार बढ़ जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है और ब्लड शुगर लेवल को हम कितना मेंटेन करके चले कि यूरिन से रिलेटेड परेशानियां ना हो? यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में आजकल मेडिसिन भी आती हैं जिससे यूरिन के अंदर शुगर निकलती है बेसिकली। अच्छा। वो शुगर भी कई बार कॉज होती है फ्रीक्वेंसी का, ओवर एक्टिविटी का। अनकंट्रोल्ड शुगर है, उसमें भी यूरिन से शुगर निकलती है, ये भी एक कारण है। बॉडी के अंदर जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हो जाती है तो ब्लैडर के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। हम कहते हैं नसें वीक हो जाती हैं डायबिटीज के अंदर, पैरों की नसें सेंसेशंस कम हो जाती हैं, तो ब्लैडर की भी सेंसेशंस कम हो जाती हैं। हमारे रेक्टम की, पॉटी वाले एरिया की भी सेंसेशंस कम हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन डायबिटिक पेशेंट्स को लॉन्ग स्टैंडिंग अगर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन प्रॉपर फ्लो ना हो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर हम लोग बोलते हैं हर पेशेंट को। यूजुअली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट 80 to 180 का फिगर कहते हैं। इसके बीच में अगर आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है या HbA1c 6 to 7 के बीच में रहता है तो ये बेस्ट माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इसकी वजह से भी यूरिन में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसको कैसे हम कंट्रोल में करके रखें? एक्चुअली प्रोस्टेट एक एजिंग ऑर्गन कह सकते हैं आप। हर मेल्स में प्रोस्टेट होता है, उम्र के साथ थोड़ा बहुत बढ़ेगा हर एक का, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर वो बढ़ता है और आपको इरिटेशन कर रहा है तो आप एक टाइमली टॉयलेट हैबिट बना सकते हैं। आप लंबे टाइम तक यूरिन होल्ड मत कीजिए, अपने माइंड को सेट रखिए कि एवरी 2 आवर्स मेरे को प्रेशर आए या ना आए मैं यूरिन पास करने जाऊंगा। इससे आपका ब्लैडर हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्लैडर अप्रोप्रिएटली खाली होगा और आपको जो प्रोस्टेट के सिम्टम है थोड़े डिले किए जा सकते हैं। ऑल टुगेदर नेगेट नहीं किए जा सकते पर थोड़े डिले किए जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो लेने से ग्रॉस फर्क आता है। सर्जिकल नंबर ऑफ सर्जरीज काफी कम हो गई हैं प्रोस्टेट की। अब आई थिंक 70% से भी ज्यादा रिडक्शन हो गया है विद द मेडिकेशन। बट हाँ, जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती सर्जरीज आर देयर। और किडनी हेल्थ हमारी कैसे इम्पैक्ट होती है अगर यूरिन की दिक्कतें इस तरह की बढ़ जाएं तो? यूरिन प्रोडक्शन बेसिकली आप घर में एक टैंक लगाए, आपका टैप वाटर आप इस तरीके से लेके चलिए। अगर आपके टैप वाटर से पानी स्लो आता है और टैंक में कंटिन्यूसली पानी भर रहा है तो प्रेशर विल राइज इन किडनीज। धीरे धीरे किडनी का जो वाटर लेवल प्रोडक्शन है, जो यूरिन प्रोडक्शन है, कम होना, फिल्ट्रेशन खराब होना, ये सब स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ हमारे पास लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि अगर आप खाते हैं तो इससे आपकी यूरिन हेल्थ अच्छी होती है। आप प्लीज बताइएगा कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। सबसे पहले कहा जाता है कि क्रैनबेरी जूस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इससे अगर आपको कोई यूटीआई है या यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक किया जा सकता है। कुछ हद तक ये बात सही है, रादर काफी हद तक सही है। कुछ मेडिकेशन में भी है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट आता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका जो ब्लैडर के म्यूकोजा पे अटैचमेंट को क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी जूस, डीमैनोज शुगर ये अवॉइड करती है। तो क्रोनिसिटी बेसिकली इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाते हैं। जिनको बार बार यूरिन हो रहा है,
महीने में 2 एपिसोड, 3 महीने में 5 एपिसोड से ज़्यादा यूटीआई के हो रहे हैं, उनको क्रैनबेरी लेने में कोई हर्ज नहीं है। बार्ले वाटर कहा जाता है कि वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यूरिन हेल्थ अच्छी होती है। इस बात में है सच्चाई? एज सच मेरी समझ से तो कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ इनटेक ऑफ लिक्विड विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। और कोकोनट वाटर? कोकोनट वाटर इज फाइन, उसमें पोटेशियम होता है, पर आपको कई बार किडनी फंक्शंस या आपके पोटेशियम लेवल्स, आपका कुछ मेडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं जिसमें पोटेशियम कई बार बढ़ जाता है, उन कंडीशन में थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेमन वाटर के लिए भी कहा जाता है कि नींबू पानी भी बहुत अच्छा होता है हमारी यूरिन हेल्थ के लिए। नींबू के अंदर साइट्रेट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एक्सेस में अगर विटामिन सी भी लेंगे वो भी ओवर एक्टिविटी का कारण हो सकता है। हाँ। आप लिमिट में अगर नींबू लेमन लेते हैं तो वो ओवरऑल आपकी जनरल हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो आप भी रेकमेंड करते हैं कि हाँ ये हमारी यूरिन के लिए अच्छे हैं, तो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी या ऐसे नॉर्मल खाने के फॉर्म में भी? आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए, आप एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेके बहुत मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, भाई कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, डाइटरी कैल्शियम कम कर दें जिनको स्टोन्स होते हैं। डाइटरी कैल्शियम कम करना भी नुकसानदायक होता है। बॉडी के अंदर बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्जेलेट्स जाते हैं फॉर्म में फूड के साथ में, और उसके साथ में अगर हम फूड के साथ कैल्शियम लें तो नुकसान नहीं है। डाइटरी कैल्शियम जितनी डोजेज में होता है यूजुअली वो नुकसान नहीं करता, उतना कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए आपको ओवर द पीरियड। ऐसे अगर आप 16 आवर्स तक जागते हैं तो ओवर द टाइम कंटिन्यूस यूरिन अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए। एक साथ स्ट्रेन मत कीजिए, बहुत सारा पानी एक साथ मत पीजिए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। सॉल्ट इंटेक कम कीजिए, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कम कीजिए, फिजी ड्रिंक्स जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। एक और चीज कही जाती है डॉक्टर कि अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं या हाई प्रोटीन या हाई कैल्शियम डाइट लेते हैं तो आपके यूरिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सच्चाई है इस बात में? सॉल्टी फूड और हाई प्रोटीन फूड से बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल्स यूरिन में भी बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कई बार इरिटेशन कर सकते हैं। बट आप बैलेंस्ड लीजिए, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप अपना प्रोटीन इंटेक लीजिए। 1 से 1.2 ग्राम्स तक डेली कैल्शियम इंटेक रखें। तो यूजुअली मेडिकल लेवल पे मेरे हिसाब से अगर आप चपाती भी 10 खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ। 2 चपाती से कभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा, परेश रावल। उनका एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां उन्होंने बताया था कि अजय देवगन के जो पापा थे उन्होंने उनको रेकमेंड किया था कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए अपना ही यूरिन पियो। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको बोला था कि फिर मैंने कुछ दिनों तक अपना ही यूरिन पीना शुरू कर दिया और मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब उसके बाद इस पर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हुए, और इवन आई थिंक मैंने भी ये बहुत बार सुना है, गांव वगैरह में कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी हो गई है तो चलो अपना यूरिन पियो, इससे ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप क्या इस तरह की चीजों को सुनते हैं और आप चीजों को रिकमेंड करते हैं कि ऐसा कुछ होता है यूरिन में जादुई चीज, या अपना यूरिन पिएंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? मैम मेडिकली मैं नहीं जानता ये चीज। हम लोग रिकमेंड नहीं करते अपना यूरिन पीने का। और कई हमें जैसे मेरे फादर्स वगैरह कहते थे, कोई मिनिस्टर भी पहले थे जो अपना यूरिन खुद पीते थे, और वो दे से दैट कि हम हेल्दी रहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यूरिन के अंदर भी, सोडियम पोटेशियम एवरीथिंग जो हमारी बॉडी से फिल्टर होकर निकल रहा है, आप वापस से रीइंस्टेट कर रहे हो, उससे कोई फायदा या नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस और नॉट? नो, नॉट इन माई व्यू। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने भी करते हुए देखा है। क्योंकि वो उनको बोला जाता है कि पुराने जमाने में लोग ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करते हैं तो हम ठीक रहते हैं। अब आई डोंट नो वो कितना ठीक रहते होंगे, बट इस तरह की चीजें कभी ना कभी आ जाती हैं डिस्कशन में। तो इसलिए हमने सोचा कि आप हैं हमारे साथ तो आपसे ही पूछा जाए कि इस बात में है कोई सच्चाई है? मैम मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करा, और मेडिकल साइंस में मैंने शायद कहीं पढ़ा भी नहीं ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होता है। कुछ इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक अभी तक हमने इस सेशन में ऑलमोस्ट हर चीज को बातचीत की है, हर चीज को कवर किया है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक ब्रीफ आइडिया जरूर दे कि यूरिन हेल्थ को मेंटेन करना कितना जरूरी है, उसके लिए हम क्या जो है डेली अपने लाइफस्टाइल में टिप्स जो है अपना सकते हैं, सो दैट हमारी यूरिन हेल्थ सही रहे। और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स देखें जिसको देख करके हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम दिख रही है तो अब तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सबसे पहले कि आपको इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन। आपको ओवर द टाइम अच्छा हाइड्रेशन रखिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए। बहुत हाई प्रोटीन डाइट
या बहुत एक्सेसिव सप्लीमेंट का यूज़ ना कीजिए। आप अपना अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कोई डिजीज़ है तो अप्रोप्रिएटली कंट्रोल रखिए। अपने टेस्ट, मैं तो ये कहूँगा एनुअल चेकअप, हेल्थ चेकअप ईयरली कराते रहिए। वो आपको ओवरऑल वेलबींग में हेल्प करेंगे, लॉन्ग टर्म हेल्प करेंगे। दूसरा आपने कहा कि एक मिनट, दूसरा रेड फ्लैग्स क्या देखें? हाँ। दूसरा आपने ये बताया कि रेड फ्लैग्स क्या हैं। अगर आपको बर्निंग हो रही है यूरिन में बार बार, रात को आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ रहा है, यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है यूरिन पास करा है और अंदर यूरिन अभी भी बचा हुआ है, राइट, ब्लड आ रहा है यूरिन से एबनॉर्मल फोल स्मेल आ रही है, तो इन दोज केसेस आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक और सवाल है जाते जाते, प्लीज उसका भी जवाब दे दीजिए। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो यूरिन पास करने से पहले पानी पिए या उसके बाद पानी पिए, तो प्लीज बताइए कि क्या सही है। ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल लिंक क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहां आपका वॉशरूम वहां से दूर है, तो आप ये चाहेंगे कि मैं एक बार यार कम पानी पीऊँ, यूरिन पास कर लूँ, उसके बाद कम पानी पीऊँ। बट अगर आप वॉशरूम के पास हैं तो आपको लगता है कि मैं यूरिन जाने से पहले पानी पी लूँ तो जितना यूरिन आउटपुट बन जाएगा तो मैं क्लियर कर पाऊंगा इजीली। इसका कोई एज सच लिंक नहीं है, आप कभी भी पानी पी सकते हैं। आइडली वाटर इनटेक यही कहता है जब जितने आपको प्यास लगे उतना आप पानी पीजिए। और एक बार ये भी बता दीजिए पानी कितना पिए और दिन में कितनी बार यूरिन पास करने जा रहे हैं तो वो नॉर्मल है? बुक्स के हिसाब से 6 to 8 टाइम्स, 6 to 9 टाइम्स फ्रीक्वेंसी दिन में नॉर्मल है। एक बार रात को अगर आप उठ रहे हैं वो भी नॉर्मल है, ठीक है, राइट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एज सच लेबल्ड नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ यूरिन आउटपुट जो लेबल्ड है। यूरिन आउटपुट अगर आपको स्टोन्स वगैरह हैं 2 से 2.5 लीटर आउटपुट आना चाहिए, नहीं तो 1.5 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट इज फाइन। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर करते हुए बातचीत की है। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में हर चीजों को समझाया है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के जरिए काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। श्योरली, मैं यही कहूंगा कि यूरिन जो हमारी किडनीज हैं वो 180 लीटर ब्लड 24 घंटे में क्लीन करती है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमने भी सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट लोग भी इसके जरिए जान समझ पाए कि यूरिन हेल्थ को मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इससे आपको काफी मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कुछ और सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव।